हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगले पार्ट में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं, तो सभी लोग नोट्स निकाल लीजिए और चैप्टर के अगले पार्ट में बढ़ते हैं। वो है कि आप किस तरीके से किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन से लेके सबसे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे उसको सीखेंगे। मैं डायरेक्ट टफ क्वेश्चन नहीं करूँगा, आप देखेंगे कि सबसे पहले एक ईजी क्वेश्चन, फिर और टफ, लास्ट में सबसे अच्छे क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहा मैंने आपसे? कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपसे कहा था दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक होता है सीरीज का फॉर्मूला, वो होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और दूसरा होता है किसका? पैरेलल का होता है, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहूँ कि एक रजिस्टर है, ये 2 ओम का है, और अगला रजिस्टर 3 ओम का है। तो इस दोनों पॉइंट के अबाउट, जैसे पॉइंट ये B हो गया और ये पॉइंट A हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप साफ साफ देखेंगे दोनों किसमें है? सीरीज में है। तो आप क्या लिखेंगे कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, यानी क्या हो गया ये 2 प्लस 3, यानी कितना हो गया 5 ओम। इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कोई, अब इसमें अलग अलग लिखे उसमें कोई फायदा नहीं है, एक कर लिया काफ़ी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसमें मान लीजिए कि एक पैरेलल में कौन सा लिया हमने? 2 ओम का ले लिया, और इसी को कहाँ ले लिया हमने? सीरीज में, सॉरी पैरेलल में 3 ओम का। 2 रजिस्टर हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा पता है आपको? 6, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस 2। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आया बताइए? ये आया 5/6। तो इसमें क्या होता है, हमेशा इसको रिवर्स करना पड़ता है, यानी कि अगर आपको R इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा 6/5 ओम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 2 से छोटा है। मैंने बोला था ना आपसे कि मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है, जो आपको पैरेलल में देखने को मिलता है, जो आपको देखने को मिला यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। उसमें क्या होगा? मिक्स्ड हो जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, अगला होगा कौन सा आपका? ये रेजिस्टेंस 2 ओम का ले लेते हैं, और ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग 3 ओम का, और यहाँ पर कनेक्शन को कर देते हैं पैरेलल में। ये क्या हो गया 2 ओम का, और यहाँ किसका हो गया 3 ओम का। मैंने सेम वैल्यू इसलिए लिया है ताकि आप कंसेप्ट्स पे फोकस कर सकें, कैलकुलेशन पे नहीं। तो ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। सबसे पहले पैरेलल को सही करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? पैरेलल को सॉल्व करना। आपने पहले ही किया हुआ है कि 2 और 3 का क्या होता है? 6/5, इसलिए हमने इसको सेम वैल्यू में रखा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले क्या करते हैं? पहले पैरेलल वाले को निपटाते हैं। तो ये तो 2 और 3 है ही अपने पास, और ये क्या हो गया पैरेलल का एक साथ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6/5। अब आप क्या देखेंगे कि तीनों किस में आ गया? सीरीज में। तो अब निकालेंगे R इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6/5, तीनों सीरीज में आ गया ना। सीरीज में सीधे जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? ये हो जाएगा एलसीएम हो गया इसका 5, यहाँ से हो गया 10, प्लस ये कितना हो गया 5, ये अपॉन 1 कर लो ना सबके, तो ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया। तो कितना आ गया आंसर? 31/5। 31/5 यानी कितना हो गया ये 6.2 ओम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम लोग इन सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक है बिल्कुल ये। तो पहले में क्या हो रहा है? पहले में दोनों रेजिस्टर सीरीज में हैं, दूसरे में वही दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए, और तीसरे में मिक्स होके आ गया, मतलब कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल होके आ गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड करते हैं, फिर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए।
एक रेजिस्टर लिया हमने, एक और रेजिस्टर लिया। अब मैं ओम नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा, ठीक है। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ये सभी ओम क्या है, 2-2 ओम के हैं। 2 इसको 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखना है कैसे भी सीखो, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन क्या निकालना है हमें इसका, आर इक्विवेलेंट। तो देखो सबसे पहले ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो क्या करना है आपको, उसको सीरीज में करना है ताकि वो एक लाइन में बन सके, फिर आगे बात करेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर लिया पैरेलल में, क्या सो बताइए सॉल्व करके। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 2/2 यानी क्या आया, 1 आया। तो 1/r इक्विवेलेंट इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी, ठीक है। तो कितना 1 आ गया, यानी इन दोनों के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, सिर्फ मैं 1 ओम लिख के आगे बढ़ सकता हूँ। फिर पहुँचे इनके बाद, देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो ऊपर वाले को 2 और 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये तो था ही पैरेलल में नीचे, इसको तो आप 2 ही रहने दीजिए अभी फिलहाल। तो क्या हुआ, उससे थोड़ा सा आसान हो गया अब, और आई थिंक देखिए अब वो आपको ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये पॉइंट हो गया बी और ये क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया, ओके। ये इसका थोड़ा इजी डायग्राम है। अब इस 4-2 का फिर सॉल्व कर लेंगे, बताइए 4-2 क्या होता है, 1/r1 1/r2 1/r इक्विवेलेंट, ये तो होता है फॉर्मूला इन दोनों के लिए। तो क्या करेंगे बताइए, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ से क्या आएगा 1 + 2 यानी क्या 3/4, यानी कि सिर्फ अगर निकालना हो r इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया पॉइंट ए से निकला एक रजिस्टर कितने का बताइए, 1 ओम का तो पहले था, इन दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/3 लिख सकते हैं। और ये हो गया बी। अब बताइए दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, नेट आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 + 4/3, एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 + 4 यानी 7/3। पॉइंट में कर लीजिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 1 0, 3 3 = 9, 2.33 करके ये बढ़ता जाएगा, 2.33 ओम्स रफली आप इसको मान सकते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन था जो आपने सीखा यहाँ पर, किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ओके। तो ये ऐसे ही आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। अब अगर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको वो भी कराता हूँ, क्या क्या देखते रहिए। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। उस कंसेप्ट का नाम क्या है, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। क्या नाम है उसका, पॉइंट पोटेंशियल रूल, ठीक है। वो रूल क्या कहता है, जब तक कोई रेसिस्टर ना मिल जाए तब तक वोल्टेज या पोटेंशियल मान लो, या पोटेंशियल सेम होता है। कई ज्ञानी लोग बोलेंगे सर यहाँ वोल्टेज नहीं, अरे भाई ठीक है, पोटेंशियल सेम, कैसे होता है, पोटेंशियल जब तक कोई रेजिस्टर ना मिले। इसका एग्जांपल बताइए, मैंने सिखाया था आपको ना कि V लेके निकलते हो, V1 खर्चा करते हो, V2 खर्चा करते हो, V3 खर्चा करते हो, तो रेजिस्टर मिला तब तो खर्चा किया। तो जब तक कोई दुकान ही तुमको नहीं मिलेगा तो तुम खर्चा क्या करोगे, और खर्चा नहीं करोगे तो पैसा तुम्हारे पास वही रहेगा। 500 लेके घर से निकले और अगर दुकान आपको मिला ही नहीं तो क्या आपका 1 भी रुपया खर्चा होगा, 1 भी रुपया खर्चा नहीं होगा जी, है ना। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये रेजिस्टेंस आर का है, ये भी आर का है और ये भी आर का है। कुछ भी मान लीजिए, आर के बदले वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, आर के आर चल गया। बोलेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट किसके, ए और बी के बीच में। कैसे निकालोगे,
तो इस कंडीशन में आपको पॉइंट पोटेंशियल रूल का इस्तेमाल करना होगा। कैसे, देखिए रूल क्या कहता है कि ए से चलिए, अगर रास्ते में कोई रजिस्टर नहीं मिला, ए से चलिए रास्ते में कोई रजिस्टर नहीं मिला तो उसका पोटेंशियल सेम रहता है। मतलब देखो यहाँ का पोटेंशियल ए, यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। ऊपर चलो ए, यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। आप लोग दोबारा डायग्राम बना, क्वेश्चन बना के दोबारा डायग्राम बना के इसको करना, ताकि आपको क्वेश्चन का भी फील आए, क्योंकि क्वेश्चन में वही लिख दोगे तो रिवीजन टाइम में आप ढूंढ नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या था, हमने क्या किया था। ठीक है, ए तो ए, ये भी क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा, ये बी, ये बी तो यहाँ से बी, तो ये भी बी हो गया, ये भी तो यहाँ से ये भी बी हो गया। तो क्या देखा आपने, सबसे पहले कि जो ये पहला रजिस्टर है, मान लो ये रजिस्टर ए और बी के बीच में लगा हुआ है, तो हमने लिया ए और क्या लिया, बी। तो ये जो रजिस्टर है वो ए और बी के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, इसको यूज़ हो गया, इसको काट दो। अब इसकी बात करते हैं। पूछा रे तू किसके बीच में, बोला रे भैया हम भी ए बी के बीच। मतलब क्या कि अगर हम भी ए और बी के ही बीच में है, मतलब इसका भी पहला वाला हिस्सा ए से, इसका भी दूसरा वाला हिस्सा बी से। मतलब आप ये ऐसा तो कहीं सुना है आपने कि बहुत सारे रजिस्टर, सबका पहला वाला हिस्सा ए से, सबका दूसरा वाला हिस्सा बी से। अरे इसको पैरेलल तो बोलते हैं। हाँ, जब भी कभी सेम पॉइंट के बीच में बहुत सारे रजिस्टर्स मिल जाएं, क्या समझ लेना कि सब पैरेलल में है। मतलब कि ये जो रजिस्टर है वो ए और बी के बीच में था, ये वाला भी ए और बी के बीच में ही है। मतलब ये दोनों ही, ये आर यूज हो गया ना। अब दूसरा वाला जो है वो भी पैरेलल में ही है। अब जो तीसरा वाला ये भी इस्तेमाल हो गया। इससे पूछो अरे ये भी ए बी के बीच में है, अरे बाप रे ये तो मजाक बन गया, ये भी ए और बी के बीच में ही है। तो ये तीनों असली में ऐसा था, आपको बेवकूफ़ बनाना था कोई ऐसा बना के। ठीक है, अब तीनों आ गया पैरेलल में। तो आप जानते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये कितना हो जाएगा, 3/r हो जाएगा। पलट दो तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, r/3। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दे r के बदले, 10 ओम डाल दे 10/3, 5 ओम डाल दे 5/3। एक पैटर्न और सिखाता हूँ, देखो ये तो हो गया, इजी क्वेश्चन था। थोड़ा और देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ क्या देखा आपने कि आपको r रजिस्टर 3 बार था, तो आंसर क्या आया, r/3। 4 होता तो क्या आता, r/4, और 10 होता तो r/10, n होता तो r/n। ये रूल लिख लीजिए। रूल क्या है कि अगर कभी भी ये r रजिस्टर है, एक और रजिस्टर r है, और ये चलता जा रहा है पैरेलल में, कितनी बार, n टाइम्स। कितनी बार, n टाइम्स। तो इस पूरे का R इक्विवेलेंट शॉर्ट में डायरेक्ट क्या निकलता है, r/n निकलता है। सिंपल सा नियम ये है, ये रूल याद कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए एक और नियम सिखाता हूँ। अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R का है, एक और रेजिस्टेंस लगा दो R का, एक और रेजिस्टेंस लगा दो R का, और ये चलता जा रहा है कितनी बार, n टाइम्स तक। कितनी बार, n टाइम्स, n बार आ गया। बताइए इस कंडीशन में R इक्विवेलेंट 1 का क्या होता है, R, 2 का क्या होगा, 2R, 3 का क्या होगा, 3R, n का क्या होगा, nR। ठीक है, तो सीरीज में अगर n रजिस्टर लगे हों तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, nR, और अगर पैरेलल में हो तो क्या होता है, r/n। ये टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा याद रखिए, आपको हेल्प करेगा आगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ। चलो इस पर मान लो कि रजिस्टर है, ये कई क्वेश्चन है, आप सीखते जाओ वन बाय वन। देखो ये रजिस्टर हो गया, 3 रजिस्टर हैं, ये पॉइंट A है और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट B है। ये रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, ये भी R है। यहाँ से एक कनेक्शन इससे गया, यहाँ से एक कनेक्शन इससे गया। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट A एंड B। ठीक है, तो A एंड B के अबाउट क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सा काम है। आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल रूल का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, पॉइंट पोटेंशियल रूल का। अब बताइए कि पॉइंट पोटेंशियल रूल क्या कहता है। तो पॉइंट पोटेंशियल रूल ये कहता है कि जब तक आपको रास्ते में कोई रजिस्टर ना मिले तब तक आपका जो वैल्यू है करंट का, जो आपका पोटेंशियल का वैल्यू है वो नहीं बदलता। तो जब तक आपको रास्ते में
वोल्टेज ना मिले तब तक वैल्यू नहीं बदलता, रेजिस्टेंस नहीं बदलता। देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्ट। हाँ देखिए, तो ओके ओके ओके, सॉरी जी, छोटा सा काम आ गया था, है ना। तो अब क्या बात कर रहे हैं? ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो मैं ऐसे कुछ बातचीत कर रहा था, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या रूल इस्तेमाल करना है? पॉइंट पोटेंशियल रूल। अब क्या होता है पॉइंट पोटेंशियल रूल? ध्यान समझिए, आपको करना क्या है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल ये है ना, तो यहाँ तो कोई नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया? ए ही हो गया। ये रूल मैंने इसमें कि अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, ये हो गया। अगर इसका ए है तो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, ये भी क्या हो गया? ए ही हो गया। ठीक है, यहाँ बी है तो इसका भी बी हो गया, और ये भी है तो यहाँ से ये भी क्या हो गया? बी ही हो गया। अच्छा, अब ज़रा मुझे कुछ बताओ कि ये जो रजिस्टर है वो किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। अच्छा, कई लोगों को इसका आंसर दिखना भी शुरू हो गया होगा, है ना। तो ए और बी के बीच में ये रजिस्टर आ गया जी, बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल हो गया तो काट दो, छोड़ दो इसको। अब इससे पूछे कि भाई तुम किसके बीच में बुला रहे? हम भी ए और बी के बीच में ही हैं। अरे बाप रे, तो ये तो किस में आ गया? ये भी पैरेलल में ही आ गया। ठीक है, तो इसको भी क्या किया हमने? यहाँ पे पैरेलल में ही अप्लाई कर दिया, ये भी आर हो गया। अब इसी के बाद बताइए तीसरा वाला देखते हैं, इसको हटा दीजिए। ये तीसरा जो रजिस्टर है वो भी ए और बी के बीच में ही है, तो उसको भी क्या करेंगे? इसको भी पैरेलल में ही लगा देंगे। मतलब कि आपको ये लग रहा था अजीब सा, लेकिन तीनों क्या है? ये तीनों पैरेलल में ही है। और आप जानते हैं कि पैरेलल के केस में आर इक्विवेलेंट क्या होता है? एक को पकड़ लो और सबसे डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? R/3। एक को पकड़ लो और सबसे डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? R/3। ये रूल आपको पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको, ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमें घबराना नहीं है कि ये क्या होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत है क्या? आपको इस्तेमाल क्या करना है? पॉइंट पोटेंशियल रूल आपको इस्तेमाल करना है, और फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में आपका और टाइम लूँगा, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग सोचते हो कि यार मास्टर जो है वो बीच क्लास में अपना काम कर रहा है, तो कोई बात नहीं, तब तक आप इसको नोट कीजिए, मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए, है ना जी। चलिए, तो ये पार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यार, सारा काम देखना पड़ता है बीच क्लास में। ऐसे तो वर्किंग टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो कुछ कुछ काम बीच में आ जाता है। कभी मैं नाइट में अगर वीडियो शूट करता हूँ तो फिर काफ़ी स्मूथ चलता है काम। आज मेरी कुछ क्लासेस फ्री थी, तो मैंने कहा कि आज इसको शेयर किया जाए, शूट किया जाए वीडियो, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात अभी तक हम कर रहे हैं, और हमने बेसिक क्वेश्चन से लेकर कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे किए हैं। अब इसमें कुछ रूल्स और सीखते हैं, और वो होता है मिरर सिमेट्री। आप लोगों ने सुना होगा सिमेट्री के कुछ नियम होते हैं। सिमेट्री से आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें 2 सिमेट्री हमें मेनली पढ़ना होता है। एक होता है मिरर सिमेट्री और एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री। कौन कौन सिमेट्री? मिरर और फोल्डिंग। ठीक है, और फिर मैं आपको कराऊंगा इनफाइनाइट सर्किट का, इनफाइनाइट भी कर लेंगे, तब जाके आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए अगला, कौन सा? मिरर सिमेट्री। ये भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का ही है, मिरर सिमेट्री। मैं क्वेश्चन से ही आपको इसका रूल सिखा देता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझना। ठीक है जी, मिरर सिमेट्री। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसका, मिरर सिमेट्री का, फिर बात करते हैं आगे। मिरर सिमेट्री ये कहता है कि अगर पूरे सर्किट में जो इमेज लेफ़्ट साइड पे है वही इमेज राइट साइड पे हो, किसी भी तरीके से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, या उसको आप टॉप बॉटम कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो उस पूरे ब्रांच में करंट भी क्या होता है? सेम ही होता है, और यही क्या है हमारा? मिरर सिमेट्री। ठीक है, तो जब तक आपका करंट, एक ब्रांच में जो करंट है वही करंट कहाँ होना चाहिए? आपके बगल वाले ब्रांच में। और मिरर सिमेट्री इसी को जस्टिफाई करता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लो कि हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन फिलहाल भी अवेलेबल यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्वेश्चन 1 से ले रहा हूँ। ये आर ले लेते हैं एक रेजिस्टेंस। ठीक है,
और यहाँ एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज 2R ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ले लेते हैं, R ले लेते हैं, यहाँ एक और रेजिस्टेंस दे लिया R, यहाँ एक और 2R, ओके। और ये हमने इसको यहाँ से जोड़ दिया। अब आपको कोई बोले कि भाई बताओ इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ बताना है कि इसमें मिरर सिमेट्री है नहीं है, अगर है तो कहाँ पर है, नहीं है तो कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन गया कहाँ के, ट्रबल हो गया थोड़ा सा जी आज के लेक्चर में, बट ऐसे कैसे छोड़ेंगे इसको। ओके, ध्यान से देखिए तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या किया, हम यहाँ पे आईना लेके बैठ गए, आईना। तो ये जो आईना लेके हम बैठे तो हमने क्या देखा कि जो हिस्सा मेरे लेफ्ट साइड पे है बिल्कुल छपा पड़ा है राइट साइड में। अरे ये कैसे हो गया, देखो ना, या जो हिस्सा आपके लेफ्ट में है वही हिस्सा क्या है आपके राइट में है, ओके। तो अगर ये लेफ्ट और राइट, दो सिंपल क्वेश्चन है मिरर सिमेट्री का, तो मैं स्टार्ट करने को तो मैं एक टफ क्वेश्चन से भी कर सकता हूँ, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि आपको बेसिक पहले किससे कराऊं, तो उसके लिए मुझे यही क्वेश्चन ढंग का मिला तो मैं इसी से कराता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ आपके लेफ्ट में वही चीज़ आपके राइट में होना चाहिए, तो मिरर सिमेट्री यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, वर्टिकल मिरर सिमेट्री। अब देखो मिरर सिमेट्री क्या होता है, मान लो कि यहाँ से करंट I चला, I करंट चला, इसको यहाँ जाने का करंट मिला I1 और यहाँ करंट क्या मिला I2, दो रास्ता मिलेगा, बढ़ जाएगा ना, ये तो पता ही है आपको। अब देखो जो हिस्सा इस तरफ है वही हिस्सा इस तरफ है, तो जो करंट यहाँ होता है वही करंट यहाँ होता है। मिरर सिमेट्री का रूल है, मिरर सिमेट्री का रूल क्या है, नोट कर लीजिए, सेम करंट इन मिरर इमेज, सेम करंट इन मिरर इमेज। मिरर इमेज में सेम करंट होता है, मतलब अगर यहाँ पर I1 करंट है तो यहाँ पर भी I1 करंट ही होगा, यहाँ I2 करंट है तो यहाँ पर I2 करंट ही होगा, और दोनों मिलके I बन के बाहर निकल जाएंगे। ये बीच में R बैठ के मुंह दिख रहा है, कह रहा अरे तुम वहाँ से I1 लेके आया तो इस रास्ते पे हम भी तो थे, हमको भी तो कुछ दो, बोले अरे नहीं देंगे, मेरा सिमेट्री है वो, वहाँ पे हम I1 आए तो I1 ही गए। और आपने इसी बात को फॉर्मूला बना के सीख लिया। क्या सीख लिया, देखिए कि I1 करंट यहाँ आया तो इसमें से गया ही नहीं, अगर यहाँ से कुछ गया ही नहीं, I1 आया और यहाँ से कुछ गया ही नहीं, I2 यहाँ आया और यहाँ से कुछ गया ही नहीं, तो ये तो फालतू में लगा हुआ है ना, ये है ही नहीं यहाँ पे असली में। करंट जब जा ही नहीं रहा है तो इसका क्या काम है, कोई काम नहीं, हटा दो इसको, ये फालतू में आपको परेशान लिखा होता। लेकिन मैं इसको आपको ऐसा टूटा हुआ दिखाऊंगा कि इसमें से आपको दिमाग नहीं लगाना, असली में यही आपका वायर है और यही है बेनिफिट मिरर सिमेट्री का। अब बताइए इसका थोड़ा सा सिंपल डायग्राम क्या दिखा आपको कि ऊपर ये दोनों एक करंट सेम जा रहा है ना, तो जिसमें करंट सेम जाए क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। वैसे दिख रहा है लाइन सीधा है, तो क्या लिखेंगे R और R, बताइए क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2R, R और R क्या होता है 2R। अब नीचे आ जाओ 2R क्या हो जाएगा 4R, ये दोनों क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट। अब इसका सॉल्व कर लो, बताइए 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है 1/2R प्लस 1/4R। एलसीएम क्या होगा इसका 4R, ऊपर क्या हो जाएगा 4R, 2R से क्या हो जाएगा एलसीएम 2 प्लस ये क्या होगा 1, क्या है आंसर 3/4R। तो बताइए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4R/3। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसके हेल्प से, मिरर सिमेट्री के हेल्प से। उसके बिना ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ मिरर सिमेट्री का, फिर आगे बात करेंगे। कंसेप्ट सीखा आपने, क्या बोलते हैं सेम करंट इन सेम ब्रांच। जब तक करंट सेम है तब तक आपका क्या होगा, सॉरी जब तक इमेज सेम है तो करंट क्या होगा सेम होगा। चलिए अब इसमें अगला जो सिमेट्री में पढ़ना है वो है फोल्डिंग सिमेट्री। कौन सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, अब आप सर्किट को फोल्ड करोगे, एक के ऊपर एक को फोल्ड करोगे और वहां से आपका आंसर आएगा। तो ऐसा देखो कोई नियम नहीं है कि कौन से क्वेश्चन को किससे किया जाए,
ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को किसी से भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फोल्डिंग सिमेट्री जो मैंने बताया आपको, उसका कोई खास नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा तो फोल्डिंग से करेंगे। आपको जो क्वेश्चन मिले आप उसको फोल्डिंग से कर सकते हो, या उस क्वेश्चन को आप मिरर से भी कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो फोल्डिंग सिमेट्री का सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आपको कंसेप्ट सिखा सकता है, मैं वही ढूंढ रहा था। हाँ, यहाँ से बात करते हैं। देखिए क्या हो गया, इसी को कर लें क्या, इसी क्वेश्चन को फोल्डिंग से कर लेते हैं ताकि आपको आंसर भी सेम मिल जाए, तो आपको बात भी समझ में आ जाए। यही करते हैं यार इसको, है ना, फोल्डिंग से कर लेते हैं। थोड़ा बदल के देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से एक करंट गया, I1 गया, और यहाँ से हमको एक ले लेते हैं रेजिस्टेंस, मान लो इसको R मान लेते हैं, ठीक है, और इसको भी R मान लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया, और यहाँ से भी क्या मान लिया हमने, इसको 2R मान लिया, इसको 2R मान लिया। थोड़ा इजी करते हैं, फिर थोड़ा टफ पे आ जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोल्डिंग सिमेट्री। ये डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे कि सर इसमें मिरर सिमेट्री लग रहा है क्या, तो आप आईना लेके ऐसे बैठ जाओगे इस लाइन पे, या यहाँ पे एक बैटरी जोड़ो ना यार, तो क्वेश्चन तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा फिर तो। लो एक और जोड़ दो उसमें। हाँ, क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए ध्यान से। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपने सिमेट्री का इस्तेमाल किया। आपको सिमेट्री यहाँ पे नहीं दिखा, जो इधर है वो इधर नहीं है, यहाँ R है, यहाँ 2R है। तो आपने क्या किया, फोल्डिंग सिमेट्री इस्तेमाल किया। आपने क्या किया, उसको इस लाइन के अबाउट पूरे सर्किट को पलट दिया। जब इस सर्किट को आप पलटोगे ना, तो देखोगे R के ऊपर R आएगा, 2R के ऊपर 2R आएगा। तो क्या बोलते हैं इसको, फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री का रूल क्या है, सेम पोटेंशियल एट आइडेंटिकल पॉइंट्स। क्या है, सेम पोटेंशियल एट आइडेंटिकल पॉइंट्स। आइडेंटिकल पॉइंट्स के अबाउट क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। यही है हमारा फोल्डिंग सिमेट्री का नियम। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल को हम A मान लेते हैं तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ का B मान लेते हैं तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहाँ का C मान लेते हैं, यहाँ का भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये इसका रूल है। अब बताइए, अगर यहाँ का पोटेंशियल B और यहाँ का पोटेंशियल B, तो वैसे भी आप जानते हो कि इससे तो करंट वैसे भी नहीं जाने वाला, ठीक है, तो इसको भूल जाओ, फालतू का क्वेश्चन है। अब बताइए, इसमें नेक्स्ट रूल क्या समझिए। जैसे ये सर्किट है, इसमें ये वाला R A और B के बीच में है, और ये वाला R भी A और B के बीच में ही है। फिर से ये वाला R A और B के बीच में, और ये वाला R भी A और B के बीच में। तो बताइए, ये R और ये R किस में है, पैरेलल में। तो बताया था मैंने आपको ना कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग पैरेलल मानते हैं। तो ये R और ये R चूंकि पैरेलल में है, तो R और R का पैरेलल क्या होता है, R/2। तो इसको हम हटाकर क्या मान सकते हैं, इसको R/2 मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2R और 2R किस में है, पैरेलल में। तो 2R और 2R सेम अगर पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बताइए, R हो जाएगा। by 2 कर दीजिए, by 2। अब बोलेगा ये हमारा कुछ करो, तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा असली सर्किट यही है, मतलब क्या, R/2 और 2R/2, तो R ही हो गया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो गया, R इक्विवेलेंट विल बी हाउ मच, इट विल बी R/2 प्लस R। आंसर इज 3R/2। ये किससे हो गया, फोल्डिंग सिमेट्री से। तो अब इसका थोड़ा सा हम कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री का। वेट, हाँ ये क्वेश्चन ठीक ठाक है जी, इसको करते हैं फोल्डिंग से। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले यहाँ पर एक रेजिस्टर यहाँ पर है, बढ़िया, एक और दे दिया यहाँ पे। अरे बस भैया छोड़ दो, बच्चे हैं। अरे मानिएगा, देखो क्या करें बताओ, ये मानना ही नहीं चाह रहा, तो क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, बनाने दो यार अपना, हम तो तरीका सीख चुके हैं ना। इसको जितना रजिस्टर देना है देने दो। ये थोड़ा पहले बना दिए। अब तो मान जा भैया, ये कोई तरीका है बताओ, ये कोई तरीका है क्या। अरे मान जाओ भाई, बच्चे परेशान हो रहे हैं, मत दो इतना टफ क्वेश्चन। ले भैया, ये क्वेश्चन दे दिया।
सब रेजिस्टेंस आर का है, सब कितने का, आर का, सब लिखेंगे गंदा हो जाएगा डायग्राम, सब आर का है। आपको यहाँ और यहाँ के अबाउट क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जी, सब आर का है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दे दिया तो करना पड़ेगा। रूल क्या लगाएंगे, फोल्डिंग सिमेट्री। क्या लगाएंगे, फोल्डिंग सिमेट्री। अब बताओ यहाँ पे कोई सिमेट्री बन रहा है क्या, देखते हैं। सिमेट्री तो बन रहा है यार। अगर इस पूरे सर्किट को इस लाइन, पहले देखो आप लोग डायग्राम बनाएंगे पहले, और जो चीज़ें मैं अलग से कर रहा हूँ उसको अलग से करेंगे, ऐसा नहीं इसी में करना है, तो आप फिर दोबारा कंफ्यूज जाओगे। तो इसके अबाउट अगर उल्टा कर दें, देखो सीधे इसके ऊपर ये चिपकेगा, डायरेक्ट चिपकेगा इसके ऊपर ये, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर ये डायरेक्ट चिपक रहा है तो आप बोलेंगे भाई फोल्डिंग सिमेट्री तो है, और फोल्डिंग सिमेट्री का नियम क्या है, सेम पोटेंशियल एट आइडेंटिकल पॉइंट। मतलब क्या कि अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर बी है तो यहाँ का पोटेंशियल भी बी होगा, और यहाँ का पोटेंशियल अगर सी है तो यहाँ का भी क्या होगा, सी ही होगा। इसका कुछ नहीं तो इसको ओ मान लो। क्या मान लो, ओ मान लो। अब सुनो ध्यान से, ये कुछ था क्या, ए भी मान लो, अरे यार ये तो नहीं, पी क्यू मान लो, कन्फ्यूजन ना हो, पी क्यू मान लो। अब सुनो अच्छे से, नियम क्या है, ये रजिस्टर जो आर है ना, मन में पता ना आपको आर है, ये ए और पी के बीच में, ये भी ए और पी के बीच में, दोनों पैरेलल में, तो एक को हटाया, पता है ना पैरेलल का क्या होता है, R/2। बहुत बढ़िया, ये लेकिन नाम मत भूलना इसका, ये नाम है, ये यहाँ पे ए है। ये देखो ए और ओ के बीच में, ये भी ए और ओ के बीच में, इसको सीधे हटाया और क्या डाल दिया, R/2 डाल दिया। बहुत बढ़िया। ये ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, तो इसको हटाया और क्या डाल दिया, R/2 डाल दिया। अरे मज़ा ही आ गया। और देखो और देखो और देखो और देखो, ये बी और सी के बीच में, ये भी बी और सी के बीच में, इसको हटाया, इक्विवेलेंट बना रहे हैं, हटा नहीं रहे, इक्विवेलेंट बना रहे हैं, क्या, R/2, पैरेलल वही तो होता है। अब बताओ, ये क्यू और सी के बीच में, ये भी क्यू और सी के बीच में, हटाया और क्या डाल दिया, R/2 डाल दिया। बहुत बढ़िया। ये ओ और सी के बीच में, ये भी ओ और सी के बीच में, हटाया और क्या डाल दिया, R/2 डाल दिया। अरे मज़ा ही आ गया। अब इस डायग्राम को एनालाइज कीजिए, क्या मिला आपको, ये R/2, ये R/2 किस में आया, सीरीज़ में, और ये भी R/2 किस में आया, सीरीज़ में आया। तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, R/2, ये वाला। चलो इसको ऐसे ही बनाते हैं, उससे बनाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, एक R/2 वाला मिलेगा। अब यहाँ पहुँचेंगे तो एक ये रास्ता किसका मिलेगा, R का मिलेगा। तो लो बना दिया किसका रेजिस्टेंस, R का बना दिया। अब ये जो नीचे वाला व्यवस्था है, ये भी कितने का है, ये भी R का ही तो है, देखो ना, ये पूरा R का ही तो है। और यहाँ क्या मिला आपको, एक और R/2 मिल गया। ठीक है। अब बताओ, R और R का पैरेलल में है ना, तो R और R का पैरेलल में क्या होता है, R/2 होता है। तो आपको क्या मिल गया, देखो पहला वाला R/2 का, ये ऊपर वाला R/2 का, और ये इधर वाला भी R/2 का। ये सब किस में है, सीरीज में है। आंसर क्या आ गया, R/2 क्या हो गया, 3R/2 इज द आंसर। नोट कर लो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि तो कीड़ा आ गया यहाँ पर, कीड़ा कहाँ से आ गया। चलो ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ले लिया हम क्यूब, क्या ले लिया, एक क्यूब ले लेते हैं। इस क्यूब में क्या किया हमने, यहाँ पे लगा दिया R ओम का रेजिस्टेंस, और क्यूब के हर एंड पे क्या लगा दिया, R ओम का एक रेजिस्टर लगा दिया। जितना इसमें क्यूब का एंड है सब पे क्या लगा दिया, R ओम का रेजिस्टर लगा दिया। तो कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा। तो डायग्राम थोड़ा गंदा बन जाएगा, आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिना माने ही R मान लो, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको R ही मान लीजिए। तो आपको ये बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे बनाएंगे तो बना भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी कितने के हैं, R ओम के हैं। ठीक है जी। आपको निकालना है रेजिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट, ये A है और ये B है। इन दोनों पॉइंट्स में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। पहली बात ये, सीरीज है कि पैरेलल, सोचना पड़ेगा आपको, सीरीज है या पैरेलल। तो डिस्कशन कीजिए, इसे पता नहीं चल रहा कौन सीरीज कौन पैरेलल। लेकिन हम इसमें से
अपना रूल लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो बढ़ता है उसको जोड़ते हैं, याद है वो V गया था तो V1 V2 V3 हो गया था, वही नियम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसका निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, देखिए तो आप पहले मान लो, पहले इसको क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। क्वेश्चन पहले नोट करेंगे और बाकी कहानी बाद में। क्या किया हमने, इसको एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। कहाँ से, इस कोने से इस कोने का V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल मान लेते हैं क्या, R इक्विवेलेंट। वो तो इजी मानते हैं ना, क्या मान लिया इसको हमने, R इक्विवेलेंट। क्या मान लिया इसका हमने, रेजिस्टेंस मान लिया, किससे, V वोल्ट से। ठीक है, इस पूरे क्यूब का रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने, R वोल्ट मान लिया। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, अगर इस क्यूब का रेजिस्टेंस R मान लिया तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं कि इससे करंट चला कितना, I करंट चला, कितना चला, I करंट। ठीक है, I करंट जो यहाँ से चला तो खर्चा कहाँ होता है, खर्चा कहाँ होता है, रेजिस्टेंस पे। तो I करंट जब यहाँ चला तो बताओ मुझे कि इसको यहाँ से 3 रास्ते मिले जाने के लिए, 1 2 3, तीनों रास्तों में बराबर बराबर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ करंट क्या जाएगा, I/3। कितना जाएगा करंट, जाएगा I/3। ठीक है, तो अभी यहाँ से I गया I/3। अब I/3 जब यहाँ पहुँचा तो उसको जाने के 2 रास्ते मिले, एक रास्ता यहाँ, एक रास्ता यहाँ। तो I/3 यहाँ कितना जाएगा, I/6। पता है ना आपको, I/3 का 2 टुकड़ा क्या होता है, I/6 होता है। तो यहाँ से I/3 गया और यहाँ से 2 रास्ते मिले तो I/6 यहाँ चला गया। अब देखो I/6 जब यहाँ गया तो I/6 को फिर से यहाँ से क्या हुए, एक आदमी यहाँ से मिला, एक आदमी I/6 को यहाँ से मिल गया। तो I/6 यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा I/3। अब I/3 जब यहाँ पहुँचा इधर से तो एक यहाँ से आया, तीनों I/3 मिलके क्या हुआ, I बन के लौट के आ गया। पहले ये पता आपको होना चाहिए, सिंपल है। देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ हिसाब जोड़ते हैं, खर्चा क्या हुआ इसका। तो बताइए V क्या हुआ, पहला खर्चा यहाँ पे क्या हुआ बताइए, यहाँ कौन सा खर्चा हुआ, यहाँ खर्चा किसका हुआ, IR, यानी क्या करंट क्या था यहाँ पे, I/3। करंट क्या था, I/3 और इसका रेजिस्टेंस क्या था, R। तो V क्या होता है, IR। यहाँ खर्चा ये हो गया। अब आगे बढ़ा, यहाँ खर्चा क्या होगा बताइए, यहाँ खर्चा होगा IR/6। V इक्वल टू क्या होता है, IR। याद है वहाँ पे V इक्वल्स टू IR1 IR2 IR3 क्या था, ऐसे ही करने, IR1 IR2। अब बताइए यहाँ खर्चा क्या होगा, इस रास्ते में क्या खर्चा होगा, यहाँ खर्चा क्या हुआ आपका, IR/3 खर्चा हुआ यहाँ पे। अब खर्चा खत्म, बस हो गया, यही खर्चा है सब। अब बताइए ये जो V है ना, इस V को हम यहाँ से करंट यहाँ क्या भेजेंगे, I भेजेंगे। दोनों चूंकि एक ही सर्किट है तो यहाँ I भेजेंगे करंट। इस V को क्या लिखेंगे हम यहाँ बताइए, इट विल बी I × R इक्विवेलेंट। इस सब का एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, 6 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2IR + IR + 2IR। तो ये क्या हो गया, ये हो गया IR इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5IR/6। I से I कैंसिल हो गया तो बताइए R इक्विवेलेंट क्या आया, 5/6R। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। यानी कि अगर एक रेजिस्टर R का है तो क्यूब का रेजिस्टेंस क्या होता है, 5/6R। कई बच्चों को ये लग रहा होगा सर हम उधर क्यों नहीं गए, क्यों जाएं, एक रास्ते में खर्चा, रास्ता पूरा कर दिया ना हमने, रास्ता पूरा कर दिया ना हमने। बस बैटरी लगाओ सीधे रेजिस्टेंस निकालो, बैटरी लगा के भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अरे बहुत तरीका है यार, तुम तो पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, कमेंट करते जाओ, अच्छा क्वेश्चन का हम तुमको क्वेश्चन कराते जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ इसी में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कभी कि अब ये क्वेश्चन देखो काम कहाँ पे आता है, आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि मान लो कोई बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब वहाँ पे एक दे दे क्यूब आपको, अब उस क्यूब में ही पूरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है मान लो। ठीक है, और यहाँ दे दे एक रेजिस्टेंस जो क्यूब का है वो दे देगा आपको कितने का, 6 ओम का। 6 ओम का एक रेजिस्टर है, अब पूरे क्यूब में हर जगह रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आपको तुरंत फॉर्मूला पता है कि क्यूब में रेजिस्टेंस क्या होता है, 5/6। ये ऐसे लगा हुआ है, सॉरी वायर जो है यहाँ लगा हुआ है। देखो फिर से बना लेते हैं डायग्राम को, थोड़ा डायग्राम गलत बन गया था। जैसे क्यूब मान लेते हैं, जो डायग्राम बना है ना अभी, ऐसे क्यूब मान लो। ठीक है, इस क्यूब का हर साइड पे R रेजिस्टेंस लगा हुआ है और बैटरी को ऐसे जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया। जो सीखा हमने, ये बैटरी 20 वोल्ट का है और हर रेजिस्टेंस कितने का है बताइए, 6 ओम का है। तो अगर हर रेजिस्टेंस 6 ओम का है तो इक्विवेलेंट कितना हो गया बताइए,
5/6 इंटू 6 यानी क्या 5 ओम। इस पूरे का रेजिस्टेंस क्या हो गया 5 ओम हो गया। अब पूरे का रेजिस्टेंस अगर 5 ओम हो गया तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। करंट क्या होता है I = V/R। इसका V कितना है 20, R कितना है 5, क्या है 4 एम्पियर आ गया, खत्म। कब कर सकते हैं इस काम को, जब आपको पता हो, जब आपको पता हो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तब जाके आप इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व होता है। उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कुछ पैटर्न समझ में आ जाए, तब हम पहुंचेंगे कहाँ पे इनफाइनाइट के पास। ओके, देखिए जैसे कि मान लेते हैं एक रेजिस्टर है R, दूसरा रेजिस्टर है कौन सा R, ठीक है जी, फिर एक और रेजिस्टर है R और एक और रेजिस्टर है R, बस इतने रेजिस्टर्स हैं, ये 4, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। आपको यहाँ पर A और B के अक्रॉस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि सीरीज़ में कौन कौन है। तो सीरीज़ में देखने के लिए एक बहुत ही इजी तरीका है कि आप करंट को भेज के देखिए। जब करंट को आप भेजोगे और करंट को बंटने का रास्ता नहीं मिलेगा, उस केस में आप देखेंगे और ये अपने आप को समझाएंगे कि वो सीरीज़ कनेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ से करंट को हम भेजते हैं तो जो करंट इस आर में जाएगा वो करंट को इस आर में जाने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो एक ही रास्ता है मतलब क्या हो गया, सीरीज़ कनेक्शन हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो आर और आर है किस में है, सीरीज़ में है, और आर का सीरीज़ में क्या होता है 2R हो जाता है ना, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो इसका जो अगला जो सिंपल डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए वो ऐसा बनेगा, ये R, इसका क्या हो गया 2R हो गया। ठीक है जी, अब देखिए अब जो ये जो दोनों है ये किस में है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लो, क्या होगा 1/R और 1/2R। एलसीएम क्या हो गया 2R हो गया। इससे ऊपर 2 ऊपर 1, आंसर क्या आया 3/2R। लेकिन ये 1/R इक्विवेलेंट होता है, पता है ना आपको, ये क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट। अगर एक्चुअली में आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे कहानी को उल्टा करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 2R/3, मतलब इन दोनों का क्या आया 2R/3 आया। मतलब एक बार फिर से हम अपने सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और समझेंगे। तो मैंने दोबारा जब सर्किट को रीड्रॉ किया तो ये कितना आ गया था, ये 2R/3 आ चुका था और ये R आ चुका था, पहले लिख दिए इसको ऊपर। अब देखिए तो ये दोनों किस में आ गया, सीरीज़ में आ गया। देखिए ना, ये पॉइंट A हो गया था और ये पॉइंट B था हमारा पुराना वाला, ठीक है, और दोनों किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। अब सीरीज़ में जानते हैं कैसे ऐड करते हैं, तो R इक्विवेलेंट हमारा मेन वाला क्या हो जाएगा, उसमें क्या करेंगे R और 2R/3 को ऐड कर देंगे, एलसीएम लेके क्या आएगा 5R/3। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है कि ये एक रेजिस्टेंस है R ओम का और ये एक रेजिस्टर है हमारा स्मॉल r ओम का। ये दोनों स्मॉल r के ही हैं। स्मॉल r मानने का कारण है बताता हूँ मैं आपको भी थोड़ी देर में। ये सभी स्मॉल r के ही हैं। अगर इसको मैं एक कदम और बढ़ाता तो आप बोलते सर क्यों थोड़ा लंबा कर रहे हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। अगर यहाँ मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूँ तो आप पहले क्या करेंगे, इस R और R का सीरीज़ निकालेंगे, उसका इससे पैरेलल, जो आएगा उसका इससे सीरीज़, फिर उसका इससे पैरेलल, आप आंसर ले आएंगे आराम से। है इसी क्वेश्चन का एक अगला स्टेप है, बड़ा भाई है इसका, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इस सर्किट में इसको और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, और इसको भी बढ़ाया जाए और ये कहानी बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक चली जाए, इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट चला जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो सिखाता हूँ, सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ लेट R इक्विवेलेंट ऑफ कंप्लीट सर्किट, इस पूरे सर्किट का हम R इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, कैपिटल R मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कैपिटल R। अब सुनो ध्यान से, बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं। यहाँ देखो आपकी कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न देखो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर यही पैटर्न इनफाइनाइट तक चल रहा है और इस पूरे का इक्विवेलेंट जो है वो कैपिटल R है, तो अगर हम उसमें से एक को निकाल लें तो भी तो पूरे का कैपिटल R ही रहेगा। चूँकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो एक सेट को निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरे में। ठीक है, ये हमारा इसका मेन कंसेप्ट है। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, ये पहले वाले पार्ट को निकाल लिया।
तो जब इसको ए मान लेते हैं, ओके। और ये जो पहला वाला पार्ट है, इस पहले वाले पार्ट को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, देखिए ये सेट है हमारा, इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो इसके बाद जो बाकी है पूरा, उसका भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट तो आर ही होगा जो इस पूरे सर्किट का है, ये मान लिया हमने। अब बताइए, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब इन दोनों का क्या है बताइए, दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r 1/R। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल r कैपिटल R, इससे डिवाइड किया ऊपर बचेगा कैपिटल R, इससे डिवाइड किया ऊपर बचेगा स्मॉल r, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको पलटना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर दिया ना, नीचे क्या आया, ये आ गया। अब देखिए हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट क्या बन चुका है, ये R तो था ही पहले से, और जो अभी जो बना है ये क्या बना है, ये है R प्लस R, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ठीक है। दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो जो हम निकालेंगे, जो हमें पहले से पता है R होता है, यही तो मजाक है इस क्वेश्चन में, हमको पहले से ही पता है रेजिस्टेंस का R होता है, लेकिन एक बार फिर से इन दोनों को ही मान के निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, सीरीज में है ना, तो क्या हो जाएगा, R प्लस R अपॉन R प्लस R, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है जी। एलसीएम ले लिया इसका, अपॉन 1, तो एलसीएम क्या आएगा, R प्लस R, एलसीएम क्या आएगा, R प्लस R, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का है वो तो R ही है, वो तो पहले ही मान चुके हैं हम लोग, उसको R लिख लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया R प्लस R, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल r तो बाहर रहेगा, और R प्लस R क्या हो जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब R प्लस R का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना आता है ना तुम लोगों को, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस RR इज इक्वल्स टू RR प्लस R स्क्वायर प्लस RR। RR क्या होता है, राउडी राठौर, RR गया, ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस RR माइनस R स्क्वायर इक्वल टू लड्डू, ठीक है, ओके। अब देखो आगे, इसमें से R ले लो कॉमन, क्या बचेगा, R माइनस स्मॉल r, ये तो बचेगा, यस ये बचेगा, और इस R स्क्वायर भेज दो उधर, तो क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन R माइनस R, यही होता है क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन R माइनस R। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसी में एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि ये सभी R के नहीं होते, ये कितने के होते, 1 ओम के होते। आपको इस किसी भी किताब में ये 1 ओम वाला क्वेश्चन मिलेगा ज़्यादातर, अगर आप अच्छे बुक्स को सॉल्व करते हैं तब 1 ओम लिखा रहेगा, 2 ओम लिखा रहेगा। तो आप बताइए ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक होता है मशीन गन पकड़ो, ताकि सारी बातें उसमें जो है कवर हो जाएं। अगर सिर्फ 1 वाला करते तो वही कर पाते, लेकिन आज हमने जनरल जो सॉल्व कर लिया तो हम किसी में भी उसको पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए स्मॉल r के बदले क्या 1 लिखा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r स्क्वायर यानी कि जो है उसका स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट माइनस 1, ये होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या होगा, ये r इंटू आर क्या होता है, r स्क्वायर, ठीक है, r इंटू 1 क्या होगा, माइनस का r, और ये क्या हो गया इक्वल्स टू 1, सही है। मल्टीप्लाई कर लिया ना इसको, देखिए ये फॉर्मूला है, स्मॉल r 1 है तो ये क्या हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन r माइनस 1, मल्टीप्लाई क्या हो गया r स्क्वायर माइनस r इक्वल टू 1, सबको एक तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा ये r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इमेजिन करो, इसको सोचो, ये कहीं ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जी, और ऐसे में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब इसमें हमें किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने पड़ते हैं तो क्वाड्रेटिक में, है ना। तो जैसे कि इसका ये जो कि क्वाड्रेटिक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ऐसे कंडीशन में इसके जो जीरोस निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आप नहीं कर सकते हैं इसका फिलहाल, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला।
और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर इसके दो जीरोज हैं, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, किसी भी ax² प्लस bx प्लस c के अगर इक्वल टू 0 के अगर दो जीरोज हैं, कौन से, अल्फा और बीटा, तो उसमें अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो b² माइनस 4ac होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ से बात पता है कि ये माइनस है और ये माइनस है। चूंकि दोनों माइनस है तो एक इसमें से r, अगर इस वाले फॉर्मूले में हम अगर अपना ये रूट वाला इक्वेशन लगाते हैं कि हमको इसका 2 वैल्यू चाहिए, r क्या क्या होगा, तो आप बताइए दोनों नेगेटिव है तो इसका तो 100% आंसर नेगेटिव ही आना है। तो इसको तो पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। नेगेटिव में से कुछ ना कुछ नेगेटिव तो घटेगा इसमें, तो वो तो हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको बात कर लेते हैं। तो इसमें से हमारा अल्फा क्या होता है, कोई भी एक रूट होता है इसमें से। जैसे r की वैल्यू, r की दो वैल्यूज होंगी, तो एक r का वैल्यू ये है, एक r का वैल्यू ये है। इसको हमने क्यों हटाया, क्योंकि नेगेटिव है। अब ये जो r का वैल्यू है उस फॉर्मूले के लिए हमने यहाँ पुट किया, बताइए इस फॉर्मूले में माइनस, यहाँ बताइए a के बदले कौन, कुछ नहीं तो 1, b के बदले क्या, -1। तो पहले आपके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेयर a कितना है बताइए, 1 है, b कितना है इसमें, -1। चेक करो, कंपेयर करो, b -1 आएगा और c क्या है, -1। हमें चाहिए r का पहला फॉर्मूला, ये क्या है, -b, तो माइनस b कितना, -1 प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4a कितना है, 1 और c कितना है, -1, ठीक है, अपॉन 2a, अपॉन 2a कितना है, 1। तो कितना हो गया बताइए, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1, यानी 1 लिख दूँ, ओके। और ये क्या हो गया, प्लस में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 4 क्या हो गया, √5 अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। तो r क्या आया हमारा, r आया अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 ओम्स, ये आ गया। तो अगर ये 1 है, अगर सभी रजिस्टर्स 1 ओम के हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, √5 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अगर इसी में सब 2 ओम के होते तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, वो भी बन गया क्वेश्चन एक, ठीक है। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और मेरा मन कर रहा है लास्ट में कराने का, और वो क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। वो चूंकि इसी का एक पार्ट है तो मैं करा देता हूँ आपको, ताकि एक इसको अच्छा क्लोजर मिल जाए, और वो सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा अभी तक के लेक्चर का, ठीक है। देखिए क्या करते हैं उसमें, इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, इसको भी मिटा देते हैं। सिर्फ रिजल्ट ध्यान रखेंगे, इसी रिजल्ट का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, एक पॉइंट लिया हमने, एक ये पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस 1 ओम का, ठीक है। ये एक और रेजिस्टेंस लिया हमने, 1 वाला किया था ना क्वेश्चन अभी हमने, ये उसी का एक पार्ट है। ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। एक और चलो ले लेते हैं, कितने ओम का, 1 ओम का। एक और ले लिया, कितने ओम का, 1 ओम का ले लिया। और इस कहानी को क्या किया, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर दिया। आपको पता है कि इस पूरे का ए और बी के अबाउट क्या रेजिस्टेंस आने वाला है, जो लिखा हुआ है √5 प्लस 1 अपॉन 2। अब बताओ, इधर चलते हैं, ये एक तरफ नहीं है इनफाइनाइट, ये डबल इनफाइनाइट है। क्या ये डबल इनफाइनाइट जी, ये डबल इनफाइनाइट है। ऐसे ऐसे मान लीजिए कि इधर भी जो है ये चलता ही जा रहा है, ये ऐसे चलता जा रहा है, इनफाइनाइट, दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। अब क्या निकालना है, रेजिस्टेंस अबाउट ए एंड बी। क्या करेंगे, ध्यान सुनो। आप बताइए, इधर से इधर का पूरा रेजिस्टेंस, इधर से इधर का पूरा रेजिस्टेंस क्या बताओ, अभी सॉल्व किया था ना, ये पूरा रेजिस्टेंस, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, इधर का पूरा रेजिस्टेंस क्या निकाला था आपने, √5 प्लस 1 अपॉन 2 निकाला था ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर का पूरा कितना होने वाला है, ये ए है और ये बी है। इधर का पूरा कितना होने वाला है, ये भी क्या होने वाला है, √5 प्लस 1 अपॉन 2। और दोनों किस में है, पैरेलल में। तुमको पता है कि अगर एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है आर पैरेलल में और एक और यहाँ लगा हुआ है आर पैरेलल में, याद है फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट, एक को पकड़ो
और डिवाइड बाई पढ़ा है आर बाई एन, पढ़ाया था मैंने आर बाई एन, तो वही कर दो आर बाई एन यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 2 रेजिस्टर किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ, √5 + 1 अपॉन R/2 होता है ना, तो इसका बाई 2 क्या करोगे, 4 कर दो, खत्म। अरे √5 + 1 अपॉन 2/2, √5 + 1 अपॉन 4 होता है ना, आ तो क्या आंसर। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स, हम आपसे बाद में मिलेंगे, बाय बाय, हंसते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।